हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 5 नवंबर को। तो हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों, इस दिवस को मनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है सुनामी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सुनामी से किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था। दोस्तों, 2023 की थीम भी आप याद रखिएगा, लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। तो ये 2023 की थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ये सुनामी क्या है। तो सुनामी का मतलब होता है पानी की बहुत ऊंची ऊंची लहरें। दोस्तों, ये लहरें क्यों उठती हैं, इसका कारण क्या है, चलिए इसको समझते हैं। अभी आपने कल की न्यूज में पढ़ा होगा कि नेपाल में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भूकंप के कुछ झटके महसूस किए गए हैं और नेपाल में तो काफी नुकसान भी हो चुका है। दोस्तों, तो उसी प्रकार से महासागरों में भी भूकंप आते हैं। जब महासागरों में भूकंप आते हैं तो जल विस्थापित होता है और जब जल विस्थापित होता है तो जल की बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिन्हें हम सुनामी बोलते हैं। नवंबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, इन सभी राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाएगा। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अक्टूबर माह की ई बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, तो उसे आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप आप दो माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप जाइए, स्टडीकर आप सर्च करिए तो हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ई बुक पर जाएंगे तो आपको अक्टूबर माह की, सितंबर माह की जो ई बुक है वो मिल जाएगी, तो यहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं ई बुक को। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने किस राज्य में महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? आंसर हो जाएगा गोवा में। तो दोस्तों, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है। अब ये दिशा निर्देश क्यों जारी किया है? क्योंकि एक एनजीओ है जिसका नाम है गोवा फाउंडेशन, तो उसके द्वारा मुंबई हाई कोर्ट में एक पिटीशन, एक याचिका दायर की गई थी और इस याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की है और सुनवाई के बाद गोवा की सरकार को महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो गोवा राज्य है उसका जो हाई कोर्ट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसलिए इसकी सुनवाई वहां पर की गई थी। महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह उत्तरी गोवा जिले के सत्तारी तालुका में बालपोई शहर के पास स्थित है। इसमें बजरा सकला झरना और बिरदी झरना स्थित हैं। और दोस्तों, इस अभ्यारण्य में बजरा फॉल्स के पास गंभीर रूप से लुप्त प्राय
लंबी चोंच वाले गिद्धों के घोंसलों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी गोवा राज्य में ही स्थित है। गोवा की जो कैपिटल है वो पणजी है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है प्रमोद सावंत और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और एक और पॉइंट याद रखना है कि 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन गोवा राज्य में ही किया जा रहा है। चलिए दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है उसे बिहार राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में डेवलप किया गया है। धौलपुर करौली भारत का वाघ अभ्यारण्य बनने के लिए तैयार है और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल राज्य में है, यह प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में सबसे ऊपर रहा है। गोवा में अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण अभ्यास आयोजित किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। उस अभ्यास का नाम है अभ्यास चक्रवात। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रख्यात लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा टी पद्मनाभन को। तो दोस्तों अभी हाल ही में टी पद्मनाभन को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों केरल ज्योति पुरस्कार जो है ये केरल राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो टी पद्मनाभन को मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर अवार्ड की बात आई है तो कुछ पिछले अवार्ड भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है सुधा मूर्ति। एतिहाद एयरवेज को दूसरे वर्ष के लिए पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 अभी हाल ही में नॉमिनेट किया गया है। हरियाणा राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के लिए गोल्ड स्कोच अवार्ड प्राप्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप नोट कर लें। दोस्तों यहाँ पर बात आई थी नागरिक सम्मान की, तो हम भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 को हुई थी। पहला भारत रत्न सम्मान देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। अब भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों पद्म भूषण आता है। तो जो पद्म भूषण सम्मान है ये भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसी प्रकार से पद्मश्री भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा कॉलिंस डिक्शनरी से। तो दोस्तों कॉलिंस डिक्शनरी में बेसबॉल शब्द को हाल ही में जोड़ा गया है। अब आप ध्यान से समझिएगा कि ये बेसबॉल शब्द आया कहां से। तो न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर थे जिनका नाम था ब्रेंडन मैकुलम। वो वर्तमान में इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है उसके टेस्ट टीम के कोच हैं। और दोस्तों जब ब्रेंडन मैकुलम अपने जमाने में क्रिकेट खेलते थे तो वो बेफिक्र होकर के और आक्रामक तरीके से खेलते थे। और यही बात उन्होंने इंग्लैंड की टेस्ट टीम को बताई है, यानी कि उन्होंने इंग्लैंड की टेस्ट टीम को बेफिक्र होकर और आक्रामक तरीके से खेलने का मंत्र दिया है। और यही जो बेफिक्र होकर और आक्रामक तरीके से खेलना है इसी ही बेसबॉल बोला जाता है। तो इसी शब्द को अभी हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है। याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम का उपनाम भी बैज है। उन्होंने 2022 में इंग्लैंड की टेस्ट टीम का कोच का पद संभाला था। दोस्तों यहाँ पर क्रिकेट की बात आई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 51 पारी में यह उपलब्धि हासिल की है। शेष भारत ने सौराष्ट्र को 175 रन से हराकर 2023 का ईरानी कप अभी हाल ही में जीता है। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? सैफाली वर्मा। याद रखिएगा कि जो एशियन गेम्स चाइना में आयोजित किए गए थे उसमें जो महिला क्रिकेट टीम थी भारत की और जो पुरुष क्रिकेट टीम थी, इन दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। बाबर आजम को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 चुना गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा दीनानाथ राजपूत को। तो दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने में मदद करने के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीनानाथ राजपूत ने किसान उत्पादक संगठन की स्थापना की है और छत्तीसगढ़ में 6000 से अधिक आदिवासी महिलाओं को जीवन को बदलने का प्रयास किया है। दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार के सम्मान स्वरूप 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, भारत की प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री रही है रोहिणी नैयर, तो उन्हीं की स्मृति में ये रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया जाता है और यह ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए हर साल प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा बोलिविया। तो दोस्तों, बोलिविया में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया है और यह जो अनुसंधान रिएक्टर है ये समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और दोस्तों, इसकी स्थापना रोसाटॉम कंपनी के द्वारा की गई है और यह जो रोसाटॉम कंपनी है यह रसिया की परमाणु ऊर्जा कंपनी है। इस रिएक्टर की स्थापना बोलिविया के एल अल्टो में की गई है। दोस्तों, बोलिविया की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और यह लैंडलॉक्ड कंट्री है। कैपिटल इसकी सुक्रे है। राष्ट्रपति हैं लुइस अर्से और यहाँ की जो करेंसी है वो है बोलिवियानो और इसके पड़ोसी देशों में ब्राजील, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना और पेरू जैसे देश आते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमास के द्वारा इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अस्का फ्लड चलाया गया था और इसके जवाब में इजराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वार्ड शुरू किया था। कनाडा ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है। साउथ कोरिया ने भारत के लिए KSS ट्रिपल बैच सेकेंड पनडुब्बी की पेशकश की है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लेवेंडर फार्म किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो भारत का पहला लेवेंडर फार्म जम्मू कश्मीर में बनाया गया है और दोस्तों, यह जो लेवेंडर फार्म होगा ये चल्ला गांव में बनाया जा रहा है और दोस्तों, यह 2 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। लेवेंडर आप याद रखिएगा, ये औषधीय महत्व का पौधा है और इसका अधिक से अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में ही अभी वर्तमान में किया जा रहा है। और दोस्तों, ये जो लेवेंडर है ये यूरोपीय मूल का पौधा है और इसको जम्मू कश्मीर में 2018 में CSIR अरोमा मिशन के तहत जम्मू संभाग के समशीतोष्ण क्षेत्रों में पेश किया गया था। कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी डिस्कस कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का कुछ समय पहले उद्घाटन किया गया था। जम्मू कश्मीर ने 100% खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल का दर्जा प्राप्त किया है। जम्मू कश्मीर के बसोहली पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के ही भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को भी GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है प्रियंका गोस्वामी ने। तो गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा को 1 घंटे 36 मिनट और 35 सेकेंड में पूरा किया है और इस प्रकार से ये नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल किस हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। तो दोस्तों, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा अभी हाल ही में ये जानकारी दी गई है कि जो बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके परिसर में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है। दोस्तों, 2023 में प्रथम भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में ही स्थापित किया गया है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया गया है। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत लेह लद्दाख से की गई है।
भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया गया है। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण उड़ीसा टीवी के द्वारा किया गया है। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड। और भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा से किया जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, अमेरिका और भारत की 2+2 मीटिंग 9 और 10 नवंबर 2023 को कहां आयोजित की जाएगी? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो अमेरिका और भारत की जो 2+2 मीटिंग है ये 9 और 10 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो इस मीटिंग में अमेरिका की तरफ से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन वो शामिल होंगे, और भारत की तरफ से एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो 2+2 मीटिंग होती है इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ही भाग लेते हैं, और इस मीटिंग का आयोजन जरूर याद रखिएगा 9 और 10 नवंबर को किया जाएगा। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। हुरोन इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहले स्थान पर कौन है? शिव नादर। लीला ओम चेरी का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक शास्त्रीय संगीतकार थी। इनकोर ऐप को किसके द्वारा तैयार किया गया है? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने कहां से घरेलू नौकायन शुरू किया है? मुंबई से। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के कितने देशों ने पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 28। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? मनोरंजन मिश्रा। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कौन करेगा? ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? केरल। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख पर्वत चोटियां। तो केटू पर्वत चोटी लद्दाख में है, ऊंचाई है इसकी 8611। कंचनजंगा चोटी सिक्किम में है, इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। और नंदा देवी उत्तराखंड में है, इसकी ऊंचाई है 7816 मीटर। कॉमेट पर्वत उत्तराखंड में है, इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। और सल्तोरो कांगरी ये लद्दाख में है, इसकी ऊंचाई है 7742 मीटर। सैसर कैंगरी ये लद्दाख में है और इसकी ऊंचाई है 7672 मीटर। इसके अलावा मामो इस्तोंग कांगड़ी ये लद्दाख में है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 7516 मीटर। रिमो कांगड़ी की बात करें तो यह लद्दाख में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 7385 मीटर। देखिए दोस्तों कुछ ऊंचाई में डिफरेंस हो सकता है क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग इसकी ऊंचाई दी जा सकती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है कि ये चोटी कहां पर स्थित है। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर था इसका 25 जनवरी 1950 को। तो इसका जो राइट आंसर है सभी लोगों ने बताया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।